सबसे जो डिफ़िकल्ट टारगेट या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अपने दिमाग में होता है कि क्या मैं पहला 1 करोड़ जल्दी बना सकता हूँ या नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है अपने लाइफ में अगर हम पहले करोड़ तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि पहला करोड़ बनाना ही सबसे मुश्किल काम होता है एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो इस वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि हम कौन से एवेन्यूज से अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं, ऐसी क्या इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स है जो मार्केट में हम यूज कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिसे हमें अवॉइड करना है। तो ये जो 2 जन हैं ये जो आपके स्क्रीन के सामने हैं ये लोग वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स हैं। वॉरेन बुफेट और चार्ली मंजर। अब चार्ली मंजर जो अब दुनिया में नहीं है, लास्ट ईयर उनका डेथ हो गया था। वो 99 इयर्स तक जिए थे और उन्होंने 99 इयर्स तक का मार्केट देखा हुआ था। और उनका ये कहना था कि उनके लाइफ टाइम में उन्होंने सबसे मुश्किल जो चीज़ देखी है वो ये है कि कोई भी इंसान $100,000 यानी कि $1 लाख कभी अपने लाइफ टाइम में जमा नहीं कर पाता। $1 लाख का अगर हम इंडियन टर्म्स में कन्वर्ट करें तो वो करीबन हो जाता है 1 करोड़ के आसपास, कंसिडरिंग डॉलर का जो अब रेट चल रहा है। तो उनका बोलने का मतलब था कि अगर अपने लाइफ में आप पहले करोड़ तक पैसा जमा कर पाते हो या इन्वेस्टमेंट को बढ़ा पाते हो, लिक्विड इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको वहां से उसके आगे के बाद से आपको चीजें कुछ हद तक इजी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करें आपके आजू बाजू, तो 1 करोड़ तक पहुंचने में इंसान की पूरी लाइफ बीत जाती है, पर फिर भी वो 1 करोड़ रुपया नहीं जमा कर पाते। तो आखिर ऐसा डिफिकल्ट क्यों है? और अगर ये डिफिकल्ट है और अगर इसके बाद की चीजें इजी हो सकती हैं, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जहां पे हम 1 करोड़ रुपए जमा कर सके और उसमें 30 या 40 साल ना लगे। उसमें शॉर्ट टर्म में यानी कि 7 to 8 ईयर्स या मे बी 10 ईयर्स के अंदर ये टारगेट हम अचीव कर सके। और इनका ये भी कहना था कि एक बार आप लिक्विड 1 करोड़ तक आप पहुंच जाते हो। लिक्विड का मतलब है कि आप जिसको तुरंत बाय और सेल कर सको। रियल एस्टेट उसमें नहीं आता। अगर आपके घर की वैल्यू 1 करोड़ हो गई है तो वो बेचने में भी आपको डिफिकल्टी होगी। तो लिक्विड एसेट्स अगर आपके 1 करोड़ के बन जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स करके, तो फिर समझ लीजिए कि वहां से आगे की जर्नी थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है और आप फिर नेक्स्ट बड़े टारगेट्स की तरफ देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो सबसे कॉमन टेक्निक है जिसको पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं वो है एफडीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के हम डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन एफडीज तो सभी को पता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जहाँ पे आप बैंक में अपना पैसा रखते हो और वो साल में एक सर्टेन परसेंटेज आपको पैसा रखने के लिए आपको मिलता है, जो ओवर द ईयर्स कंपाउंड होता है, और वो कंपाउंड करके एक बहुत बड़ा अमाउंट विद इन 10 ईयर्स या 20 ईयर्स में बन सकता है। लेकिन इसके प्रॉब्लम्स क्या है और इसकी खासियत क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले एफडी रेट्स को देखिए। यहाँ पे तो ये मैंने कुछ बैंक की लिस्ट निकाली हुई है और यहाँ पे कुछ आपको रेट्स देखने मिलेंगे। ये एफडी के रेट्स हैं और अभी 25 बेसिस पॉइंट से जो रेट कट हुआ है उसके पहले का है, मतलब ये और भी कम हो गया हुआ। तो करीबन एक एवरेज अगर आप रेट देखें तो 6.5% या फिर एक एफडी रेट 6% के आसपास आपको मिलेगा बैंक्स में। तो अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट या अगर आप अपना पैसा एफडी में करते हो तो कितने जल्दी वो 1 करोड़ में टर्न हो सकता है ये देखना बहुत जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल आप 2025 में 1 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट करते हो एफडी में और आप सोचते हो कि मैं एवरी ईयर 26, 27, 28 ऐसे अगले 20 साल तक मैं हर साल 1 लाख रुपया एफडी में डालूंगा। तो इससे होगा क्या? तो अमाउंट आपकी हो गई, फर्स्ट ईयर की अमाउंट हो गई 1 लाख और उस पे आपने इंटरेस्ट कमाया 6.5%, मैं पकड़ रहा हूँ। तो आपने करीबन इंटरेस्ट कमाया 6,500 रुपए। अब अगले साल आपने फिर से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और ये जो अमाउंट था आपका वो अब हो गया 1,06,000। तो जब हम टोटल करेंगे तो आपके स्टार्टिंग की अमाउंट 2,06,000 रुपए और फिर आप इस पे 6.5% इंटरेस्ट कमाओगे और वो बढ़ते 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 आपका
उसमें ऐड अप होते जाएगा। तो अगर मैं इस तरीके से चलता हूं और अगले 20 साल तक 1 लाख रुपए एफडीज में डालता हूं, तो मेरा टोटल अमाउंट आप देखिए यहाँ पे 38 लाख तक पहुंचता है। कितने ईयर्स में? 20 ईयर्स में। तो अगर 20 ईयर्स एवरी ईयर आप 1 लाख रुपए डालते हो तो आप 38 लाख तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अगर आपने ऐसा सोचा कि मैं 1 लाख नहीं, मैं 2 लाख डालूंगा, तो 2 लाख डालने पर आपको 20 ईयर्स में इसका डबल समझ लीजिए 76 या 80 लाख रुपीज आप जमा कर सकते हो। लेकिन आपको ये चीज नोटिस करनी होगी कि 2 लाख रुपए आप डाल तो रहे हो, फॉर 20 ईयर्स डाल रहे हो, और जो आपका अमाउंट रेडी हो रहा है वो करीबन 80 लाख हो रहा है। तो ये काफी स्लो प्रोसेस है, और ये भले सेफ हो लेकिन ये इतना स्लो है कि आपका ये लाइफ का बहुत बड़ा एक टाइम ले लेता है। अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये है कि इंटरेस्ट रेट को आपने 6.5% समझा है, लेकिन पूरे 20 साल तक वो 6.5% होगा ही नहीं। बिकॉज आप एक बात को समझिए कि अगर कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में जाती है, यानी कि उसके अंदर प्रोग्रेस जब बहुत बड़े स्केल पे होने लगता है, तब उसके इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो स्लोली डाउनवर्ड आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर जापान का इंटरेस्ट रेट 0.5% है, ठीक है, और स्विट्जरलैंड 0.5% है, कनाडा 3% है, साउथ कोरिया 3% है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जैसे जैसे कंट्री का ग्रोथ होने लगेगा और जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ता है और हम एक वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज फोर्स बन जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ ही जाने वाला है। अभी देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में 4.5% है, बट हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट कट्स होना शुरू हो चुके हैं, और ये साल के एंड तक ये 4.5 करीबन 3% तक जा सकता है। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट है तो आप सोचिए एफडी रेट्स कितने होंगे। एफडी रेट्स तो हमेशा 0.5 या 0.75 कम ही होता है। तो आप समझिए कि पैसा रखने का बैंक में या फिर एफडीज में पूरे दुनिया में कहीं भी कोई भी फायदा नहीं है। इसीलिए वहां की इक्विटी मार्केट ज्यादा डेवलप्ड है, बिकॉज जापान वाला 0.5% साल में लेके कोई फायदा नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन लोगों का झुकाव अपने आप बिजनेसेस की तरफ जाता है और अदर सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन रहता है, जैसे कि प्रॉपर्टी या फिर क्रिप्टो करेंसी या कुछ भी। लेकिन अगर बैंक की एफडी से उन्हें कमाना है तो उनको लगभग कुछ भी नहीं मिलता। और ये सिचुएशन इंडिया में नेक्स्ट 10 या 15 ईयर्स में ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ 3% ही मिले एफडी पे। तो जो आप कंपाउंडिंग कर रहे थे 1-1 लाख रुपए डाल के महीने का, वो कंपाउंडिंग में अब वो फोर्स नहीं रह जाएगा, वो उतना बड़ा कंपाउंडिंग अब हो नहीं पाएगा, और वो 20 साल के बजाय कम से कम 30 साल ले लेगा आपका 1 करोड़ रुपया करने में। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज आपने कमिटमेंट शुरू कर दी लेकिन आप आगे जाके उस कमिटमेंट को फेल करोगे तो होगा क्या कि इतना जो समय आपने दे दिया एफडी में, वो समय पूरा बर्बाद हो जाएगा और आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। और उस वजह से आप जिसको फाइनेंस में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि आपने एफडी में किया तो कहीं तो नहीं किया है, और कहाँ नहीं करोगे? रियल एस्टेट में नहीं करोगे, म्यूचुअल फंड्स में नहीं करोगे, इक्विटी में नहीं करोगे। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी हो जाती है। अब हम देखेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही एक इंसान लोअर इनकम से थोड़े से हायर इनकम में आता है, वो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करता है वो रियल एस्टेट में करता है। और रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट मेरा मतलब ये नहीं कि जो आप फर्स्ट घर खरीद रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदते हो, मे बी लैंड, या फिर आप मोस्ट ऑफ लोग जो लैंड नहीं खरीदते वो खरीदते हैं फ्लैट या एक घर, एक्स्ट्रा घर। और वो ये सोचते हैं कि वहां से मैं रेंटल इनकम भी कमाऊंगा और वहां पे कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स या 20 ईयर्स। तो आइए देखते हैं क्या ये मेथड सही है, क्या ये मेथड आपको जल्दी आपके टारगेट तक पहुंचा सकता है या नहीं, या इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। अब एक सिंपल सी चीज हम सोचते हैं कि दो तरीके से हम एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं अगर हमको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदनी। पहला ये है कि या तो आपके पास उतने पूरे पैसे हो जिससे आप जाके इसको आउटराइट खरीद लें। तो फॉर एग्जांपल कि मैं अगर देखूं तो आउटसाइड मुंबई 1 BHK अराउंड 50 lakhs के आसपास मिलता है, और
दूसरे अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में हैं तो काफी कम में भी आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास पूरे पैसे हैं देने के लिए, तब तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत सही है। बिकॉज क्योंकि आपने एक साथ पैसे डाल दिए, आपने कोई लोन नहीं लिया, और उसको एप्रिसिएशन के लिए आपने छोड़ दिया अगले 10 साल या 15 साल के लिए। बट एक उसमें एक प्रॉब्लम है, जब आप आउटराइट बाय करते हो, जो एवरेज रेंटल यील्ड है, अब ये क्या है मैं समझाता हूँ। ये एवरेज रेंटल यील्ड आपको सिर्फ 2 से 2.5% मिलती है। अब ये है क्या? तो मान लीजिए आपने 50 लाख का एक घर खरीद लिया, और 50 लैक्स के घर में आपका जो मंथली रेंट है वो सिर्फ 10,000 रुपीज आपको मिल सकता है। और 10,000 रुपीज को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि पूरे साल के लिए, तो वो करीबन आपका 1.2 लाख रुपीस आपको मिलता है। अब ये 1.2 लाख रुपीस अगर आप 50 से डिवाइड करो, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है 50 का, तो ये करीबन आपका 2 से 2.5% ही आपको रिटर्न्स दे रहा है। और ये एक मेरे को बहुत ही ऐसी चीज लगती है जहां पे लोग अपना पैसा फंसा देते हैं। सो आप 50 लैक्स की एक जगह लेते हो, लेकिन आप साल का 1.2 लैक्स कमाते हो, यानी कि मंथ का 10,000, जिसमें आपको मेंटेनेंस चार्जेस और अदर म्यूनिसिपैलिटी चार्जेस जैसे मुंबई में होता है, तो अन्य सिटीज का मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो भरने के बाद करीबन आपका 1.2 लैक्स का भी 20-30,000 और खर्चा हो जाता है, जहाँ पे आपके हाथ में 90,000 टू 1 लाख रुपीस आ सकता है, विच इज लेस देन 2.5, यानी कि वो तो 2 से भी कम हो गया। तो आप साल का 2% कमाते हो। और अगर वो प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन नहीं होती है अगले 10 ईयर्स में, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट एक बेकार इन्वेस्टमेंट हो गया, और ये इन्वेस्टमेंट आपका समय भी लेगा और आपका पैसा भी लेगा। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि टीयर 2 सिटीज में, जो छोटे सिटीज हैं, उनमें आपको एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो उनमें अगर आपने 50 लाख की जगह ले ली है, तो वो 10 साल में 1 करोड़ भी हो सकता है, 1.5 करोड़ भी हो सकता है। तो वो एक बार के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप उस पे से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। अब दूसरा तरीका जहां पे आप घर खरीद सकते हो, मान लीजिए आपके पास पूरा पैसा नहीं है। आप ये सोचते हो कि मेरे पास पूरा पैसा नहीं है, इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कुछ डाउन पेमेंट कर देता हूँ और बाकी का मैं लोन पे कर देता हूँ। तो 50 लैक्स की प्रॉपर्टी में आपने 10 लैक्स का डाउन पेमेंट कर दिया और 40 लैक्स का लोन कर दिया। अब आप अगर इसको कैलकुलेट करें, 20 ईयर्स की आप ईएमआई भरते हो एवरी मंथ, तो 40 लाख का आपने लोन ले लिया, तो मैं पकड़ता हूं अगर आप मंथली 40,000 उस पे ईएमआई भरोगे फॉर 20 ईयर्स, तो आपका आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं 40,000 की ईएमआई भर रहा हूं, और एक बात और ध्यान रखना कि आप इस ईएमआई को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ईएमआई को मिस करते हैं तो उसके ऊपर चार्जेस और लग जाएंगे, या फिर आउटराइट डिफॉल्ट केस में आप चले जाएंगे, और वहां पर बैंक आपके प्रॉपर्टी को सील भी कर सकता है। ठीक है, ये तो एक्सट्रीम हो गया, बट अगर फॉर एग्जांपल आप 40,000 रेगुलर पेमेंट करते हो फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, आप अगर उसको कैलकुलेट करें, तो आप करीबन 50 लैक्स के घर के लिए आप ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपया देते हो 20 साल में। तो अगर वो 50 लैक्स का घर अगर 20 साल में अप्रिशिएट होकर 1 करोड़ से कम रहता है, तब तो आपने नेट नेट बहुत बड़ा नुकसान किया है। ऐसा यूजुअली नहीं होता। आप 50 लैक्स के घर को आप करीबन 1.5 लाख 1.5 करोड़ के आसपास आप सोच सकते हो कि 20 ईयर्स में हो सकते हैं, यानी कि 3 टाइम्स एप्रिसिएशन। लेकिन एप्रिसिएशन का मतलब ये है कि तब आपको उस चीज को सेल करना होगा, और तब वो जाके आपको जो भी एप्रिसिएशन का अमाउंट है वो मिलेगा, और उस पर टैक्सेशन भी होगा ऑब्वियसली। तो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन एक्चुअली क्या होता है, जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन की जो अमाउंट आपको मिलनी चाहिए, वो इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से कुछ हद तक कम हो जाती है। तो अगर आपका घर 3 टाइम्स ऊपर जाता है 20 ईयर्स में, लेकिन 2 टाइम्स आपने कॉस्ट भर दिया है, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो देखिए, जो हम सोचते हैं कि हम वेल्थ बना रहे हैं, वो एक्चुअली में उससे फास्ट भी वेल्थ बन सकता है, लेकिन हम उस ऑप्शन को नहीं देखते। तो ये जो मैंने पहले डिस्कस किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस पे हम नहीं सोच पाते, और हम एक बड़े इन्वेस्टमेंट में फंस जाते हैं।
अब मैं और एक चीज बताऊंगा कि कुछ पॉकेट्स में, एक सिटी के सब पॉकेट्स में हमेशा रियल एस्टेट अप ट्रेंड में नहीं होता। अब जैसे अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई सबर्ब्स में, या अगर हम थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकले, तो बहुत सालों तक कोई बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं हुआ है पुराने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में। वो लगभग वहीं के वहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो वो 10 से 15% ही हुआ है पिछले 7 to 8 ईयर्स में। तो वो एक बहुत ही नॉमिनल ग्रोथ हो गया। हाँ, नए कंस्ट्रक्शन में अगर आप लेते हैं सिटी साइड में तो उसमें अप्रिसिएशन हो सकता है, बट अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की साइकिल अगर पलटती है तो शायद लंबे टाइम तक कोई अप्रिसिएशन नहीं होगा। लेकिन अप्रिसिएशन हो या ना हो, आपको ये फिक्स कमिटमेंट ईएमआई की जो है वो आपको भरनी ही होगी। तो इसीलिए ये एक सरदर्द जैसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको हमेशा हमेशा कंपल्सरीली ईएमआई आपका पे करते रहना है। अब जो सबसे कंट्रोवर्शियल जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ, जो मुझे ऐसा लगती है, जो मार्केट में सब लोग ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड से वेल्थ बनाया जाता है, लेकिन आगे मैं जो आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट, अगर आप उसको ध्यान से समझें और अगर उसमें थोड़ा सा आप रिसर्च करें अपना खुद का, तो आपको ये पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड भी कोई आपको बहुत रिच बनाने का कैपेबिलिटी नहीं रखता है। और वो कैसे, मैं कुछ डेटा और प्रूफ के साथ वो चीज़ आपको सामने दिखाऊंगा। और ये जो सिप इन्वेस्टमेंट्स की जो लत लगी हुई है लोगों को, वो हमें कुछ हद तक ही करना चाहिए और ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड में आपका पैसा सिर्फ एक सेविंग की तरह सेव होता है और वेल्थ क्रिएशन की चीज़ आप इसमें से नहीं सोच सकते हो। अब एक सिंपल सी चीज मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताऊंगा कि पिछले 5 साल में आफ्टर कोविड आपने देखा कि किस तरीके से बहुत तगड़ा रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स में मिलने लग गया, और बहुत जनों का खूब सारा पैसा अब म्यूचुअल फंड्स के अंदर है। और हमेशा आए गए दिन आप न्यूज़ में देखते हो कि इतने लाख करोड़ आ गए म्यूचुअल फंड में, और महीने का इतना हजार करोड़ एंटर हो रहा है म्यूचुअल फंड्स में। बट अब मैं आपको एक हिस्टोरिकल बात बताता हूँ म्यूचुअल फंड्स की। हिस्टोरिकली अगर आप जाएं और आप 1995 से अगर आप आज तक के मार्केट का रिकॉर्ड देखें फॉर म्यूचुअल फंड्स, तो आप देखेंगे कि ये एवरेज डाउन हो गया है 9 to 12% एनुअली। सो अगर लास्ट ईयर इसने 25% रिटर्न भी दिए हो, बट अपने को तो पैसा 1-2 साल के लिए नहीं रखना है, अपने को तो पैसा 20 ईयर्स तक रखना है या 15 ईयर्स तक रखना है। तो अगर इतने लंबे टेन्योर के आप म्यूचुअल फंड को देखो तो म्यूचुअल फंड में 9 से 10% से 12%, और 12 बहुत कम फंड्स ने दिया हुआ है। मैक्सिमम जो फंड्स हैं वो अराउंड 9% या 10% होते हैं। तो मैं इसमें इस केस में लोअर पार्ट पकड़ता हूँ 9%। और 9% अगर हम जब रिटर्न सोचते हैं तो ऐसे बहुत सारे साल होंगे जहां पे नेगेटिव रिटर्न्स भी होगा, और बहुत सारे साल होंगे जहां पे पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम इन सब सालों का एवरेज करते हैं तो वो करीबन एक 9% रिटर्न आपको मिलता है ऑन म्यूचुअल फंड्स। अब मैंने क्या किया है यहाँ पर, जैसे एफडी में किया था वैसे सिमिलर तरीके से मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए एवरी ईयर लमसम अमाउंट अगर मैं डालता हूँ म्यूचुअल फंड में, और वो मुझे 9% से ग्रो करता है, तो आफ्टर 20 ईयर्स मैं करीबन 51 लाख रुपीज का मेरा एक कॉर्पस तैयार हो जाता है। सो अगर साल का 1 लाख, यानी इसको आप महीने के 10,000 से भी डाल सकते हो, तो जो एसआईपी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट फॉर 20 ईयर्स आप करोगे तो 20 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन वो कहीं जाकर 51 लैक्स हो जाएगा। तो एफडी से तो बहुत बेटर है, लेकिन 9% से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना म्यूचुअल फंड में, ये मुझे नहीं लगता सही होगा ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। हाँ, कोई साल में आपको 25% मिल जाएगा, लेकिन उसके अगले साल में -10% हो जाएगा, तो वो ले दे के एक ही एवरेज हो गया। अब हम क्या करते हैं कि उसी चीज को सिप कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, पहले साल आप मंथली सिप अमाउंट्स डालोगे 10,000 के, तो जो वहां पे 51 लैक्स, और इस तरीके से अगर हम 20 साल तक करते हैं तो लमसम अमाउंट में 51 लैक्स था, 51 हुआ था, और यहाँ पे 64.3 लैक्स हुआ है। तो जो ये कहता है कि लमसम अमाउंट नहीं करना चाहिए और हम सिप करने से बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं, कुछ फायदा है,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 51 का आपका 1 करोड़ हो गया है। 51 lakhs का आपका 64 lakhs तक पहुंच सकता है, और सिप अमाउंट 10,000 एवरी मंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं कि आपके अगर आर्ग्यूमेंट ये है कि मैं महीने का 20,000 सिप कर दूं, तो अगर महीने का 20,000 सिप करते हैं तो आप 1 करोड़ के टारगेट को पहुंच सकते हैं आफ्टर 18 ईयर्स। आफ्टर 18 ईयर्स एवरी मंथ, बिना कोई भी टाइम मिस किए और बिना कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ किए, आप 1 करोड़ के टारगेट तक पहुंच सकते हो। लेकिन एक और चीज आपको समझनी होगी कि आपने 18 साल बाद 1 करोड़ रुपए बना लिए, बट एक बात आपको समझनी होगी, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या गेम खेलता है इसमें? तो अगर मान लीजिए आज कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है, लेकिन 20 साल बाद वो 100 रुपए की नहीं मिलेगी, वो हो जाएगी कम से कम 150 रुपए की, मिनिमम से मिनिमम। तो आफ्टर 18 ईयर्स और 20 ईयर्स जमाना क्या होगा और इन्फ्लेशन क्या होगा, ये प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना कंफर्म है कि 100 रुपए का तो नहीं मिलेगा। वो हो सकता है 125 का हो या 150 का हो। तो वैल्यू ऑफ मनी, जो आपका 100 रुपीज आज जो वैल्यू रखता है, वो 100 रुपीज 15 साल के बाद, 18 साल के बाद, यहाँ करीबन 70 रुपीज का ही वैल्यू होगा। क्योंकि वैल्यू ऑफ करेंसी डेप्रिशिएट होने लगता है, तो पेपर मनी डेप्रिशिएट होने लगता है इस वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। तो हमको ये समझना होगा कि ये जो 1 करोड़ आपने 18 साल के बाद देख रहे हो, उसकी एक्चुअल वर्थ 1 करोड़ नहीं है, और कोई हिसाब में नहीं होगा, बिकॉज आप जो 1 करोड़ से आज चीजें खरीद सकते हो, तब आप नहीं खरीद पाओगे। तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। और मैंने क्या किया है, नेक्स्ट स्लाइड में इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया है। तो यहां पे देखिए मैंने क्या किया है, अगर मैं इन्फ्लेशन को माइनस करता हूं, तो मेरी रियल वैल्यू कहीं जाके 65 lakhs के आसपास होती है, वो भी 20 ईयर्स में। ये टाइप का जो कैलकुलेशन है, वो एक्चुअली में रियल कैलकुलेशन है। तो आज के हिसाब से आपके पास 65 लाख रुपीज होंगे 20 ईयर्स के बाद। तो ये चीज क्या है, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने 20 ईयर्स में 1 करोड़ बना लिया, वो 1 करोड़ दिखने के लिए है, बट उसकी बाइंग वैल्यू, मतलब उसकी परचेज वैल्यू सिर्फ करीबन 65 टू 66 लाख हो सकती है। और ये इन्फ्लेशन रेट आप देखें कंट्री जैसे इंडिया की 4 से 5% का एवरेज रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है। और जैसे कि कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे ये जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो म्यूचुअल फंड्स में हम इग्नोर कर देते हैं, और जिसकी वजह से मुझे म्यूचुअल फंड्स अच्छा नहीं लगता, वो ये है कि यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। ठीक है, अब देखिए ये करता क्या है। अब म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है और ये सब डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या निकाली है, इनकी होल्डिंग्स निकाली है कि ये म्यूचुअल फंड एक्चुअली में पैसा इन्वेस्ट कहाँ करता है। तो अगर आप देखिए कि ये सब कंपनीज है, ये सब कंपनीज है जहां पे म्यूचुअल फंड अपना पैसा लगा रहा है। तो जब हम बोलते हैं कि मैंने एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड खरीदा है और उसमें मैं 10,000 का सिप करूं, तो आपका 10,000 इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। और ये ओपन डॉक्यूमेंट है, ये आप एसबीआई मैग्नम के मिड कैप फंड की अगर आप होल्डिंग्स देखने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आप एक बात नोटिस करिए कि इनके होल्डिंग्स के परसेंटेज कितने हैं। तो आप देखिए कि 100 रुपए में से 4 रुपीज 4.11% ये इन्होंने ये कंपनी में डाला हुआ है, क्रिसिल। इसी तरीके से आप देखिए तो हर एक कंपनी में एक छोटा छोटा इन्होंने एलोकेशन किया हुआ है, बट ये एलोकेशन की साइज देखिए, 3.25%, यहाँ पे 2.69%, यहाँ पे 1.91%। और नंबर ऑफ कंपनीज देखिए, करीबन यहाँ पे एक अंदाजन एक 20 कंपनी हो गई है यहाँ पे। अब देखिए ये कंटिन्यू हो रहा है, वहां पे 20 कंपनी, यहाँ पे 20 कंपनी, यहाँ पे मेरे ख्याल से 25 होगी। तो और आप परसेंटेज एलोकेशन देखिए, 1.82, 1.77, 1.68। तो ये क्या कर रहा है कि आपके जो 10,000 का सिप आ रहा है, उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट हो रहे हैं। अब
अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि अगर सडनली कोई कंपनी इसमें से बैंकरप्ट हो जाती है या उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपका एक बहुत ही छोटा अमाउंट फंड का 1.68% ही आपका पैसा उस कंपनी में लगा हुआ है। तो ये तो हो गई सेफ्टी की बात। लेकिन सेफ्टी इतना ज़्यादा कर दिया है इन्होंने कि आपको इनका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा अगर ये कंपनीज कल को 10 टाइम्स या 5 टाइम्स भाग भी जाती है। ये देखिए, ये और लिस्ट कंटिन्यू हो रही है यहाँ पर। तो ये करीबन इन्होंने 60 से 70 कंपनीज में यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहता हूं कि जैसे ओबेरॉय रियलिटी यहाँ से 5 गुना हो जाए, यानी 5 टाइम्स, इसको 5x कहते हैं मार्केट के टर्म्स में, अगर 5 टाइम्स हो जाती है तो आपको इससे क्या फायदा होने वाला है? आपको कोई बहुत ज्यादा खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका तो सिर्फ 1% ही पैसा ओबेरॉय रियलिटी में लगा हुआ है। देखिए, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ओबेरॉय जाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और इसी तरीके से अगर जो एक वोल्टास लिमिटेड कंपनी है, बहुत ही नामी गामी ब्रांड है, अगर ये कंपनी यहाँ से 10 गुना हो जाती है तो आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको बस वही एक 9 to 10% का एवरेज रिटर्न म्यूचुअल फंड से साल के साल मिलता रहेगा। तो ये एक बहुत जो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है म्यूचुअल फंड्स की। या तो आप ऐसे फंड को ढूंढिए जो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ही कम कंपनीज में अपना पैसा लगा रहा है, या फिर आप ऐसे म्यूचुअल फंड को अवॉइड ही करिए। तो ले दे के बात यह है कि आप 10% से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। भले उनमें से कोई भी कंपनी 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आते हैं स्टॉक्स पर, यानी कि शेयर्स। और ये जो है मेरा फेवरेट पार्ट है, बिकॉज आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो सबसे जल्दी आपके 1 करोड़ के टारगेट तक अगर कोई पहुँचा सकता है तो वो बाइंग शेयर्स, ओनिंग शेयर्स या ओनिंग बिजनेसेस जिसको हम कहते हैं, ये सबसे फास्टेस्ट टेक्निक है। और इससे अगर कोई बेटर टेक्निक है तो वो मेरे सामने आज तक नहीं आई है। हाँ, मैं क्रिप्टो की बातें नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि क्रिप्टो एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, ना कि इन्वेस्टमेंट, और क्रिप्टो की फ्यूचर कुछ हद तक अनसर्टन है। तो जो चीज़ मुझे पता है, जिन्होंने लोगों के करोड़ रुपए बहुत ईजिली बनाए हैं ओवर द कोर्स ऑफ 7 ईयर्स या 8 ईयर्स या मे बी 10 ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन, वो चीज़ का मैं डिस्कशन यहाँ पे आगे करने वाला हूँ। और आप खुद कन्विंस हो जाओगे कि स्टॉक इक्विटी जैसा इन्वेस्टमेंट इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स है, और कैसे इसका हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसकी कुछ चीज़ों पे हम अपना खुद का रिसर्च कर सकते हैं और नए लर्निंग हैबिट्स बना के हम इस चीज़ को बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं, जो आपका टारगेट है 1 करोड़ का। तो सबसे पहले तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को आप क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो ये देखिए, अगर आप इक्विटी इन्वेस्ट करते हो विदाउट म्यूचुअल फंड्स और आप डायरेक्टली शेयर्स बाय करते हो अच्छे कंपनीज के, और एक अपना खुद का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हो, तो आप 18 से लेके 30% रिटर्न्स आप साल का एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप सोचिए, जहां पे 6% कंपाउंडिंग और 9% कंपाउंडिंग अपन ने पहले देखा, अगर आपका पैसा 24% कंपाउंड होने लगे या 30% कंपाउंड होने लगे, तो आप अपने टारगेट तक बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हो। और जो हमने बात की म्यूचुअल फंड्स की, जहां पे उन्होंने ऑलमोस्ट 100 से 150 कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो हमें क्या करना है कि 5 to 8 कंपनीज में ही एट अ टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन। तो हम एक सिलेक्शन बनाएंगे 20 कंपनीज का। ये 20 कंपनीज का हम फाइनेंशियल्स देखते हैं, इसको ट्रैक करते हैं और इसके बारे में पूरा जानकारी लेते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं। फाइनेंशियल से लेके, मैनेजमेंट से लेके, स्ट्रक्चर से लेके, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, सब कुछ हमें समझना है। और फिर उसमें से हम 5 to 8 ऐसी कंपनियां करते हैं जो करंट रन में है। करंट रन का मतलब ये है कि करंटली उनका बुल रन शुरू है, वो अब फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी से बिजनेस कर रहे हैं। सिलेक्शन में 20 हैं, लेकिन हम ले ही रहे हैं 8। उसका रीजन ये है कि 20 में से भी बेस्ट 8 कंपनीज है जो आपको फास्ट ग्रो करके देंगे, जो आपका पैसा फास्ट तरीके से बढ़ा सकते हैं। और ये है खूबी पोर्टफोलियो क्रिएशन की। और यहाँ पे आप इसका फायदा इसीलिए उठा सकते हैं क्योंकि आपने बहुत कम कंपनीज रखी है।
और मान लीजिए कि एक 8 कंपनी में से एक कंपनी है जो 10x यानी कि 10 टाइम्स या 15 टाइम्स या 20 टाइम्स अगर चला जाता है विद इन 2 इयर्स या 3 इयर्स, तो आप समझ लीजिए कि आपका पैसा किस रेट से ऊपर चला जा सकता है। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स कोविड के समय से लेके 24 तक, जब तक कि अभी सितंबर 24 जब तक कि मार्केट क्रैश होना नहीं शुरू हुआ, आप देखिए तो बहुत सारी कंपनीज 10 टाइम्स 15 टाइम्स रिटर्न्स दे चुकी हैं। 15 टाइम्स बोल रहा हूँ, नॉट परसेंटेज, 15 टाइम्स रिटर्न्स इन 4 इयर्स। तो अगर आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी में, तो आज वो 15 लाख के ऊपर बैठा हुआ है। और इस तरीके का जब आप अल्फा क्रिएट करते हो, इस तरीके का जब आप स्टॉक्स लेते हो जो 10x या 5x करता है, तब जाके आप अपने टारगेट को बहुत ही जल्दी पहुंच पाओगे। दूसरी चीज है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का फायदा, जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई एक स्टॉक बहुत अच्छा रन दे देता है तो वो आपका अकेले आपके पोर्टफोलियो को इतना तेज खींच लेगा, अगर बाकी के स्टॉक्स परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं जैसा हमने सोचा, फिर भी आपका पोर्टफोलियो अकेले दम पे 24 से 30% निकालने में कामयाब हो सकता है। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो है चर्निंग। अब चर्निंग का मतलब क्या होता है? घुमाना, एक को अंदर लेना, एक को बाहर निकालना। तो जो ये 5 से 8 कंपनीज हैं जो मैंने आपको बताया आउट ऑफ 20, इसको हम चर्न करते रहते हैं। यानी कि कभी कभी कोई कोई कंपनीज स्लो डाउन में चला जाता है या उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स 1-2 क्वार्टर से अच्छे नहीं आ रहे, ऐसे टाइम पे जब हम पोर्टफोलियो में वो स्टॉक को रखेंगे तो बहुत चांसेस है ये खुद भी नीचे जाएगा और नेट नेट आपके पोर्टफोलियो और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको भी नीचे लेके आएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स की एक क्वालिटी आप देखिए, यहाँ 2014 में जो रेट पे था और आज 2025 में, तो करीबन ये 10 इयर्स है। अब 10 इयर्स में ये 4x हो चुका है, 4 टाइम्स योर मनी। मतलब अगर आप यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्ट करते तो वो करीबन हो जाता 4 लाख रुपीज। लेकिन ये बोलने के लिए इतना इजी है, बट आप एक चीज गौर कीजिए, जब यहां से रन शुरू होती है आइचर मोटर्स की, यहां पे एक डेड फेज आ गया है देखिए। और ये डेड फेज कोई छोटे मोटे दिनों का नहीं है, ये 2018 से लेकर के 2022, यानी कि 4 साल अगर आप देखें तो ये स्टॉक में कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब ये स्टॉक आपको कोई भी रिटर्न नहीं दी है। तो अगर आप मान लीजिए कि यहां इन्वेस्ट कर लेते हो या अपना बहुत सारा पैसा यहां पे डाल देते हो इस पॉइंट पर, तो आप 4 साल वेट करोगे और 4 साल तक आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। और तब इस आपको आ जाएगा इसमें फ्रस्ट्रेशन कि 4 इयर्स इज लॉस्ट, आपका पैसा वहीं के वहीं है और कोई रिटर्न नहीं मिला है। तो चर्निंग क्या कराता है कि चर्निंग आपको इस फेज में मार्केट से बाहर कर देगा। ये जो इसका डाउनफॉल है, आप 110% जाकर देख लीजिए, या तो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया था, या तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे या कमजोर होते हुए दिख रहे होंगे। वही रीजन है कि स्टॉक यहां पर नीचे जाता है। तो ये जो पार्ट है ये अवॉइड कैसे करें? तो ये आप तब अवॉइड कर पाओगे जब आप हर एक कंपनी को उतने ही गहराई से हमेशा स्टडी कर रहे हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टडी करते हो तब आप समझ पाते हो कि भाई इसके 2-3 क्वार्टर्स के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मतलब अभी फिलहाल ये अपने पोर्टफोलियो सिलेक्शन से बाहर करना पड़ेगा, इसको हमको आउट करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। लेकिन कंपनी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ये कभी हम उसको पोर्टफोलियो में लेंगे नहीं, ये हमारे 20 के सिलेक्शन में तो रहेगी। अगर कभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी देता है बाय करने का। और यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं बताऊंगा, ये कोविड का क्रैश का टाइम है और यहाँ ये बहुत ज्यादा गिर गया जबकि इसको इतना गिरना नहीं था, लेकिन कोविड की वजह से, फियर की वजह से ये बहुत ज्यादा गिर गया। तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हुई क्योंकि इसको बहुत ज्यादा गिरा दिया गया स्टॉक को। तो यहाँ पे भी एक हल्की फुल्की बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई अगर आपने इसको होल्ड किया है तो। और फिर वहां से देखिए, वहां से कॉन्स्टेंटली बेटर क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं और आपका स्टॉक आज
4 टाइम्स रिटर्न कंप्लीट करता है 10 ईयर्स में। और एक चीज आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप मान लीजिए आपने 2014 से होल्ड नहीं किया और आपने कोविड के 2 क्वार्टर के बाद इसको बाय करने की कोशिश की यहां पर, तभी भी आप 50 to 60% रिटर्न्स पे आप अभी भी बैठे हुए हैं, विच इज ऑसम रिटर्न्स विद इन विद इन 2.5 years। सो 60% का रिटर्न यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। सो बात को आपको समझना होगा कि हर स्टॉक हर दिन नहीं खरीदा जा सकता, हर स्टॉक हर क्वार्टर के लिए नहीं होता है, उसकी स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, उसकी स्पेसिफिक अर्निंग्स को हमें समझना पड़ता है। और अगर उसके पास फोर्स है, नया प्रोडक्ट है, कोई भी मैनेजमेंट में चेंजेस है, ऐसी सब चीजों को देखने के बाद ही हम उस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल जो अभी रिसेंट में था जिसमें हमने इन्वेस्ट किया था क्लाइंट्स का पैसा, वो ये था कि ये गरवारे हाईटेक फिल्म करके एक कंपनी हमने स्पॉट की थी। मैं ये बिल्कुल बाय करने के लिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, और ये आपके पोर्टफोलियो में हो या ना हो, मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कैसे मैंने चर्निंग की है स्टॉक के अंदर। तो हमने इसको लेट स्पॉट किया क्योंकि तब तक ये काफ़ी ऊपर भी जा चुका था, हमने काफ़ी लेट स्पॉट किया इसको। हमने स्पॉट किया यहाँ पे अगस्त की अर्निंग्स के बाद, और अर्निंग्स के बाद मेरी टीम को लगा कि ये स्टॉक में हमें एंटर करना चाहिए, लेकिन हम एंटर कर पाए इस रेट में, करीबन 3,200 की रेट में हम एंटर कर पाए। और ये स्टॉक को हमने अर्निंग से पहले ही करीबन 20% लेकर इसको सेल कर दिया। एंड वी वेटेड फॉर दी अर्निंग्स। अर्निंग्स के बाद हमको फिर ब्रेकआउट मिला और हमने इस ब्रेकआउट पर वापस इसको खरीदा और 15% पर इसको सेल कर दिया। तो कहने की बात यह है कि जब आप स्टॉक के अंदर कंटिन्यूस बेसिस पे इन एंड आउट हो रहे हो अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल्स, अकॉर्डिंग टू देयर मोमेंटम, वो सबसे बेस्ट टेक्निक है स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए। और अगर आप मान लीजिए कि यहाँ खरीद के इसको यहीं पे छोड़ देते तो आपके रिटर्न्स कुछ हद तक कम हो जाते हैं, या फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं, आप 5-6% रिटर्न पे होते। ये बात जो मैंने आपको बताई यहाँ पर गरवारे हाईटेक में, ये चर्निंग हम कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहते हैं, और ये स्टॉक हमारे 20 स्टॉक्स में अभी भी है, लेकिन फिलहाल हम इसमें अभी नहीं है। ये करंट अर्निंग्स के बाद इसने वापस से ब्रेकआउट दिया है, लेकिन हम लोग अभी थोड़ा वेट करेंगे और इसकी कंफर्मेशन के लिए रुकेंगे। तो ये सब जो टेक्निक्स है, ये सब जो चीज़ें हैं, वो तभी हो सकती है जब आप कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानते हो, स्टडी करते हो, और स्टडी करके आप उसको बाय करते हो और उसके आगे के फ्यूचर्स, कैश फ्लो और ये सब चीज़ को आप समझने की कोशिश करते हो। सबके लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए टीम ऑफ एक्सपर्ट्स का ही काम हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके वेल्थ क्रिएशन में आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलता है। हमेशा कोई भी दिन उठ के आप कोई भी शेयर खरीद लेना समझदारी नहीं है। और मैं लोगों से हमेशा ये कहता हूं कि देयर इज अ राइट टाइम टू बाय, मतलब आप एक सही समय पे स्टॉक खरीदना बहुत जरूरी है। तो ये एक छोटा सा ग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां से मार्केट का अगर लेवल स्टार्ट होता है तो आप कभी भी देखिए ये मार्केट का लेवल ऊपर गया और फिर यहां से एक करेक्शन मोड शुरू होता है। और करेक्शन मोड शुरू होने के पहले यहां पे स्टॉक की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, शेयर मार्केट में काफी नए लोग आना शुरू होते हैं। वो यहां से नहीं आते, वो आना शुरू करते हैं इस फेज में जब मार्केट ऑलरेडी हाई पर है। और यहां पे आने के बाद क्या होता है कि उनका बहुत सारा पैसा, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मार्केट के हाई में इन्वेस्ट हो जाता है, और वहां से जब मार्केट नीचे आता है तो ये अपना 50 to 60% या कभी कभी कोई कोई अपना पूरा कैपिटल ही लॉस कर देते हैं। और फिर होता क्या है कि ये लोग मार्केट से यहां पे हो जाते हैं एग्जिट। अब क्या ये एग्जिट होने का टाइम था? नहीं, ये एक्चुअली में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का टाइम था। तो रिटेलर्स ज्यादातर मार्केट से उल्टा चलते रहते हैं। जब उन्हें नहीं खरीदना चाहिए तब वो टॉप पे खरीदते हैं, और जब बॉटम रहता है और लोग चिल्लाते हैं कि अब इसको स्टॉक को खरीदो, तब वो नहीं खरीदते। तो ये फेज बहुत समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस फेज को हम समझ लेते हैं
तो हम मार्केट साइकिल से कभी डरेंगे नहीं, मार्केट गिरते मार्केट से हम कभी डरेंगे नहीं, और उसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ वापस से आपके सामने आया। ये मार्केट का ट्रेंड है, ये मार्केट ऐसे चल रहा है, ओरिजिनल एवरेज इसका ऐसे चल रहा है, बट शॉर्ट टर्म में ये कहीं ज़्यादा भी ऊपर जा सकता है, और जब ये रियलाइज होगा तो ये नीचे भी जा सकता है। तो हमेशा इस लाइन को वो पकड़ के नहीं चलेगा। ये सिर्फ मैथमेटिक्स में पॉसिबल है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो ये जो बिहेवियर है यहां से ऊपर जाने का, और फिर वापस जब गिरने लगता है तो बहुत ज्यादा गिर जाने का, यही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। यही अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है जहां पे हम और स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। यहाँ पर निफ्टी की चार्ट है, और आप देखिए कि कुछ इंडिकेशंस हमें मिले थे कि मार्केट अप में सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों ने इस लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है अब, और वो कंटिन्यूस बेसिस पे अब उनका पोर्टफोलियो रेड में दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने ये रन पर सोचा नहीं कि अगर ये रन कंटिन्यूस चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा हो चुका है तो हमें इन्वेस्ट तो करना है लेकिन पैसा कम डालना है। लेकिन अगर हैवी इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो जब मार्केट का ये डाउनटर्न आपने देखा दिवाली के बाद से, इसमें आपका काफ़ी नुकसान हो गया है पोर्टफोलियो का। तो अगर आप मार्केट की साइकिल को नहीं समझते हैं तो आप हमेशा इस चीज़ से परेशान रहेंगे। और कुछ लोगों ने यहाँ पर एवरेज करने की भी कोशिश की है, जितना ताकत थी उतना और पैसा यहाँ पे घुसेड़ दिया, और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट सेकेंड लेग पे और तोड़ देता है। तो अगर आपको साइकिल्स की नॉलेज नहीं है तब आपको प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है जो इस बात को समझते हैं और जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। तो बिकॉज सालों के एक्सपीरियंस से आप इस मार्केट साइकिल्स को 2 या 3 बार पकड़ चुके हैं, जो मैंने पहले वाले ग्राफ बताई थी। तो अगर उसको 2-3 बार कर चुके हैं तो आपको बहुत इजी होगा ये चीज़ आगे करने में। इसीलिए यहाँ पे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत बार हम इन्वेस्टमेंट करने के बाद बोलते हैं यार कुछ हो नहीं रहा है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ नहीं रहे हैं। तो ये ग्राफ जो मैं आपके सामने लाया हूँ, बहुत ही सिंपल सा एक लाइन है, आपको मैं इसको समझाते जाऊँगा कैसा है। यहाँ पे टाइम है 1 ईयर, यहाँ पे टाइम है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और ऐसे 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 करके आप इसको पकड़ लीजिए कि यहाँ तक 15 ईयर्स। तो होता क्या है कि आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया, फिर आप बैठे रहे और सेकेंड ईयर में आपने यहाँ और इन्वेस्टमेंट किया, बट आप सोचोगे कि इन्वेस्टमेंट मुझे बढ़ते हुए कुछ खास दिख नहीं रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब आप इसको बहुत अच्छे से एक्यूमुलेट कर देते हो मार्केट के डाउन फेज में जो अभी चल रहा है, तो क्या होगा कि 3 to 4 ईयर्स 5 ईयर्स ही कोई बहुत बड़ा वेल्थ नहीं दिखेगा, बट अचानक में 6th 7th ईयर्स में ये टेक ऑफ लेना स्टार्ट कर देता है, और 10 ईयर्स में आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंचोगे जहां पे ये काफ़ी 2 से 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और फिर उसके बाद जो रियल फेज आपका होता है वो ये होता है। ये जो ग्रोथ का फेज है ये तभी आ सकता है जब आपने यहां से यहां तक स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया है, शेयर्स को एक्यूमुलेट किया है, और एक वेल्थ बनाया है, एक एसेट बनाया है। तब ऑल ऑफ अ सडन आप रियलाइज करोगे कि मेरे लाइफ में ये वाला फेज अब आ गया है, जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट यहां से इस लेवल से, जो कि ऑलरेडी अगर मैं देखूं तो इस 3 to 4 टाइम्स हो चुका है, वो वहां से 5 6 7 या मे बी 10 टाइम्स या 15 टाइम्स भी आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये ग्राफ आपको हमेशा समझ के चलना होगा। तो शुरू में आप सिप भी करते हो म्यूचुअल फंड में तो भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा वो कि क्या हो रहा है, अरे यार मैंने जितना खरीदा था उतने पे ही है। लेकिन वो जब मार्केट की साइकिल 2 बार 3 बार चर्न हो जाती है और आप तीसरे साइकिल तक रुक जाते हो या चौथे साइकिल तक रुक जाते हो, तब आप ये रियल वेल्थ देखते हो, जहां पे आपका 10 लाख लगाया हुआ आपका 2 करोड़ या 5 करोड़ तक हो सकता है। तो ये चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है नोट करने में, कि ये चीज़ आपको ये दर्शाता है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप में पेशेंस है, स्टॉक के लिए वेट कर सकते हैं,
आप अपने परफॉर्मेंस के लिए वेट कर सकते हैं और सही लोगों के साथ जुड़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत इन्वेस्टमेंट्स में चले जाते हैं, लोग यहाँ बिटकॉइन में लाखों रुपए डाल के बैठे हुए हैं, जबकि उनको पता ही नहीं बिटकॉइन है क्या, बिटकॉइन की साइकिल क्या है, बिटकॉइन क्यों एग्जिस्ट करता है दुनिया में, ये भी नहीं पता है। तो सही लोगों के साथ जुड़ना, सही प्रोफेशनल्स के साथ जुड़ना जो इस चीज़ की समझ रखते हो, जिनको 15-20 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, ऐसे लोगों के साथ काम करने पे ये चीज़ ग्रो हो सकती है। आपका छोटा इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा पूंजी बना सकता है। एटलीस्ट 1 करोड़ तो बहुत ही छोटी अमाउंट है उस तरीके से। हमने यहाँ पर सब इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए जो जनरली लोगों को पता है, जनरली मार्केट में अवेलेबल है, और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र जनरली इन प्रोडक्ट्स को आप तक पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन इनमें से आपने देखा है कि इक्विटी की जो पावर है, यानी शेयर्स की जो पावर है, जो आप अपने जनरेशन को भी पास ऑन कर सकते हैं, ऐसा पावर किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। और इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप इक्विटी की पावर को समझें, लर्न करें, थोड़ा रिसर्च करें, पास्ट में जाकर स्टॉक्स को देखें, और ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमें इक्विटी में मिली है, वो सक्सेस स्टोरी हमें बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं मिल सकती है। थैंक यू।